हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि एमटीएस के प्रीवियस ईयर पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं, तो आज हम फिर से तैयार हैं। तो चलिए हम एमटीएस की प्रीवियस ईयर को सॉल्व करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपने पहला ही क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी कार्य को 10 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटों तक कार्य 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12 पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे कार्य उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को दोस्तों हम एमडीएच के रूप से चलते हैं। एमडीएच यानी मैन, डे और आवर, ठीक है। तो क्या कहता है, किसी कार्य को 10 पुरुष, तो यहाँ पे देखिए एम की जो वैल्यू दे रखी है 10, ठीक, 10 पुरुष। उसके बाद डी, यहाँ पे हम क्या लेंगे, एम डी और एच, ठीक है, एम डी एच। आप लोगों ने अपने बेसिक क्लास में पढ़ा होगा एम डी एच क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 पुरुष है। उसके बाद क्या कहता है, 8 घंटों तक और 30 दिनों तक। दिन कितना है 30 और घंटे कितना है 8। किसी कार्य को पूरा करता है तो 12 पुरुष प्रतिदिन, तो बराबर में देखिए काम तो बराबर ही होगा क्योंकि उसी काम को कह रहा है, ठीक है। तो 12 पुरुष यहाँ पे हो गए पुरुष। उसके बाद 4 घंटे करते हैं तो कितने दिन में पूरा करेंगे, तो n दिन में। तो आप यहाँ से कहेंगे 4 एकम में 4, तो 4 दूनी का 8, ठीक है दोस्तों। फिर कहेंगे आप कि देखो यहाँ से देखो 2 छक 12 और यहाँ से देखो आप 5 छक 30, ठीक है। 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो आप कहेंगे यहाँ से 5 और 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n का वैल्यू 25 निकल के आएगा, जो हमारा डेज होगा। कितने दिन में, 25 डेज में, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉरी, 5 गुना 5 25 और एक ये मल्टीप्लाई रहा ना 2, तो 50 डेज हो जाएगा, 50 डेज, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला ही क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको पता है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4 इंटू का भुजा स्क्वायर, इंटू का भुजा स्क्वायर। तो आप कहेंगे √3/4 और भुजा कितने दे रखा है 4, तो आप कहेंगे यहाँ पे 16। तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो आपका आंसर निकल के आएगा 4√3, जो आपका आंसर होगा, ठीक है। और एरिया है, क्षेत्रफल है, तो आंसर सेंटीमीटर में स्क्वायर में होगा, ठीक। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 4:3 है। यदि इसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाए तो यह अनुपात 1:1 हो जाता है। शुरुआती मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी। देखिए दोस्तों, इस प्रकार की रेशियो की क्वेश्चन को हम कितने ईजी से बनाते हैं, ठीक है। तो मिल्क और वाटर है, मिल्क को हमने m से सूचित कर लिया और वाटर को हमने w से सूचित कर लिया, ठीक है। जो रेशियो दे रखा है 4:3 में, 4:3 में। उसके बाद कहता है इसमें 4 लीटर पानी को मिलाया जाता है, इसमें ऐड करता है क्या, 4 लीटर वाटर को, ठीक है। तब जाके रेशियो क्या निकल के आता है हमारे पास, दूध और पानी का 1:1। तो आप कहेंगे दोस्तों, आप कहेंगे क्या कि हम तो वाटर मिला रहे हैं तो दूध का रेशियो क्यों कम हो जा रहा है। तो आप कहेंगे हम दूध के रेशियो को बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे दूध का रेशियो 4 है, तो यहाँ पे 4 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे भी 4 का मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे 4:4। अब देखिए ये कट के भी 1:1 में आ जाएगा। तो आप कहेंगे पहले 3 वाटर था, अब 4 वाटर हो गए, तो कितने बढ़ गए रेशियो में, तो आप कहेंगे रेशियो में 1 यूनिट बढ़ गया। और वास्तविक में कितना मिला रहा है उसने, 4 मिला रहा है। अब क्वेश्चन हमारे पास पूछ क्या रखा है कि शुरुआती मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है। तो दूध की रेशियो क्या है दोस्तों, शुरुआत में चले आइए, तो 4 का रेशियो कहता है निकालने के लिए। तो आप कहेंगे 4 × 4 यानी 16 लीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 32, 40, 36 और 48 से विभाज्य है। 32, 40, 36 तथा 48 से क्या है दोस्तों, विभाज्य। 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो, तो आप कहेंगे दोस्तों सबसे बड़ी से बड़ी संख्या लेते हैं हम 9 को। तो 4 अंकों की 4 बार हम 9 ले लेंगे, ठीक है। ये हमारी सबसे 4 अंकों की बड़ी संख्या है। और जो विभाज्य होने वाली है वो किससे होने वाली है, 32 से भी विभाज्य हो जाए, 40 से भी विभाज्य हो जाए, उसके बाद 36 से भी, और नेक्स्ट 48 से भी, इन चारों से विभाजित हो जाए। तो आप कहेंगे हम बार बार तो इसको डिवाइड कर नहीं सकते, तो क्या कर लेते हैं, इन सभी का हम एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इन सभी का हम
एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे 142, कितना निकल के आएगा एलसीएम 1440। अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि 1440 जो हमारा एलसीएम निकल के आया है, 1440 से हम 999 में 4 टाइम्स जो है उसमें हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, 1440 हमारा निकल के आया है और ये 9, ये है हमारे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसमें हम डिवाइड करने के बाद जो शेषफल आएगा उसे हम अगर माइनस कर देंगे तो आप कहेंगे हाँ वास्तविक में यही संख्या कटने वाला था। तो चलिए हम इसको डिवाइड करते हैं। तो देखिए इसको अगर हम 6 से डिवाइड लगाते हैं, 6 से डिवाइड लगाते हैं तो 0 गुना 6 तो 6 और 4 छक 24, 4 बाकी रहा 2, 4 छक 24 और 2 26 के 6 बाकी रहा 2, 6 कम 6 और 2 8। तो आप कहेंगे यहाँ से निकल के आ रहा है 9, 9 में 4 गया 5 और 9 में 6 गया 3, ठीक है, और 9 में 8 गया 1, 9 यानी 1359 जो है हमारा सबसे क्या यहाँ पे ज़्यादा संख्या है। तो आप कहेंगे अगर ये नहीं होता, अगर ये 1359 ज़्यादा नहीं होता तो ये 1440 जो है 999 को पूरा डिवाइड कर देता। तो कहेंगे कि इसका रियल वैल्यू क्या होगा, फिर रियल वैल्यू। तो आप कहेंगे हम क्यों ना हम इसको माइनस कर दें, 13 और 59 को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या निकल के आएगा 8 6 और 4 0, ये हमारा निकल के आंसर में आएगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को हम फिर से समझ लेते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या हमने 4 अंकों की ले लिया, ठीक है, ले लिया। उसके बाद जो डिवाइड होने वाला था 32, 40, 36 और 48 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो हमने क्या कर लिया, उसका एलसीएम निकाल लिया। जो एलसीएम निकल के आया हमारे पास 1440, ठीक है, 1440 से हम डिवाइड कर दिए तो 6 बार में कट गया, बच के आया 1359। ये देखिए इनसे कम है तो इनसे ज़्यादा अब हम चल नहीं सकते, ठीक है, तो क्या हम इनसे इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारा जो है कटने वाली रियल वैल्यू थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 1 रुपये यानी 100 पैसे, 100 पैसे, उसके बाद क्या है 50 पैसे, 50 पैसे, नेक्स्ट 25 पैसे। जो इन सारे सिक्कों का रेशियो में दे रखा है संख्या, रेशियो में जो सिक्कों की संख्या दे रखा है 1 2 और 4 दे रखा है। यानी 100 पैसे वाले सिक्कों की संख्या जो है वो 1 है, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 2 है, 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 4 है। और कुल टोटल धन, टोटल मनी, अच्छा पहले हम इनका रेशियो में कर लेते हैं। तो 100 पैसा 1 है तो हमारे पास कितने रुपए हो गए, 1 रुपये, ठीक, रुपए में बदल रहे हैं। उसके बाद 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो फिर आप कहेंगे ये तो फिर भी 1 रुपये है। फिर 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो ये भी कितने हो गए, 25 चौका 100 पैसा यानी 1 रुपये ये भी। तो टोटल जो है हमारे पास रेशियो में 3 रुपये आ गए, रेशियो में 3 रुपये आ गए, 3 यूनिट। और इसी 3 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास 225 रुपये, 225 रुपये। फिर उसके बाद पूछ क्या रखा है, तो इनमें से 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या आप कहेंगे 2 है रेशियो में, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो। तो आप कहेंगे 3 सत्ता में 21, 3 पच्चे 15। तो यहाँ से मुझे 50 पैसे की सिक्कों की संख्या निकालना है जिसकी रेशियो 2 है। आप कहेंगे 75 गुने में 2 तो कितना हो जाएगा 150। तो 150 सिक्कों की संख्या हमारे पास मौजूद है। अब हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है 15 छात्रों के एक समूह का गणित में औसत अंक 87 है। कितने छात्रों का, 15 छात्रों का जो एवरेज दे रखा है वो हमारे पास 87 है, 87 है। उसके बाद कह रहा है कि फिर अन्य 25 छात्र शामिल होते हैं और कुल औसत अंक जो है, कुल औसत अंक 79 पॉइंट कितना हो जाता है 5, 79.5। देखिए 15 तो पहले से था ही, इसमें 25 और आ जाते हैं तो आप कहेंगे टोटल कितने हो गए 40। अब जो है ये 40 हमारा टोटल हो गया। तो 40 छात्रों का जो एवरेज निकल के आ रहा है वो बता रहा है 79.5 है, ठीक। उसके बाद कहता है दूसरे समूह के 24 छात्रों का औसत 74 है। तो 24 जो छात्र हैं इनके समूह का औसत कितना है 74 है, 74 है। अब कहते हैं दूसरे समूह के 25वें छात्र का
छात्र द्वारा प्राप्त अंक कितना है, वो 25वां छात्र कितना। तो आप कहेंगे टोटल जो हमारे पास छात्र था ना वो 40 था, जिसमें कि 15 का जो एवरेज था 87 था, फिर 24 का जो एवरेज था तो 74 था। तो आप कहेंगे इसमें से एक स्टूडेंट ना घट रहा है। आप इनको जोड़ के देखें 5 4 9 2 1 3, यानी ये टोटल जो है ना अगर इसको हम करें तो 39 है, यानी एक जो घट रहा है ना वही वो 25वां छात्र है जो कि वो क्वेश्चन ने पूछ रखा है, वही वो 25वां छात्र है। तो चलिए हम इनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 40 छात्रों का जो है 79.5 है और 15 का इतना है, तो ये इनसे कितना कम है, ये इनसे कितना कम है, ये इनसे कितना कम है। आप कहेंगे इसे घटाने में प्रॉब्लम हो तो दशमलव डाल के यहाँ पे 0 भी आप डाल सकते हैं। तो ये इनसे कितना कम है और जो कम है उनको माइनस में लिखना है। तो 5 में 0 गया तो आप कहेंगे 5, ठीक। उसके बाद 9 में 7 गया 2, ठीक। 9 में 7 गया 2, सॉरी ये वाली संख्या तो बड़ी है 870, तो क्या इन्वर्स में घटेगा। तो 10 में 5 गया 5, ये बड़ी है तो यहाँ पे प्लस का सिंबल होगा, ये बड़ी है तो यहाँ पे प्लस का सिंबल होगा। तो 10 में 5 गया 5, ठीक। यहाँ पे कितना बच के आया 6, तो एक पैसा लेंगे 16, 16 में 9 गया आप कहेंगे 7, 16 में 9 गया 7, और ये देखो 7 में 7 गया 0। तो प्लस का 75 ज़्यादा है, प्लस का 75 ज़्यादा है कितने संख्या पे 15 पे, तो गुना में 15 कर देंगे। कितने संख्या पे 15 पे, तो गुना में 15 कर देंगे, ठीक। अब इसी का तुलना हम इसके साथ करेंगे। तो यहाँ भी दशमलव डाल के, अच्छा यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव था दोस्तों, तो क्या यहाँ पे हम दशमलव डालना पड़ेगा ना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी आप दशमलव डाल के 0 कर सकते हैं। फिर जो है आप माइनस करें तो 5 में 0 गया 5, ठीक। ये देखिए कम दिख रहा है तो ये माइनस कर लेंगे। 5 में 0 गया 5, 9 में 4 गया तो 5, एक अंक के बाद दशमलव था, एक अंक के बाद दशमलव। ये कितने संख्याओं के लिए है 24 संख्याओं के लिए, तो गुना यहाँ पे 24 करना पड़ जाएगा, गुना यहाँ पे 24 करना पड़ जाएगा। चलिए तो हम गुना कर लेते हैं, इसको इसको और इसको दोनों को गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या निकल के आता है, तो आप कहेंगे 75 गुना 15 करना पड़ेगा और 55 गुना 24 करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, देखो 15 पचे 75, 15 सती 75 से आप कहेंगे ऐड कर लेंगे 5 7 5 12, 1 1 1125, एक अंक के बाद दशमलव था तो यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव कर दिया, यानी 112.5। फिर कहेंगे इसको गुना करना है, को इसको भी कर लेते हैं 24 पंचे में 120, फिर कहेंगे 24 पंचे में 120, इनको भी ऐड कर लें 0 2 3 और 1, एक अंक के बाद दशमलव था, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव था, एक अंक के बाद दशमलव। अब क्या कर लेंगे हम, अब क्या कर लेंगे हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे और इनसे देखिए ये प्लस का था और ये माइनस का था, उसको ध्यान में रखते चलना है। 112 प्लस के था 0.5, ठीक है, और माइनस का क्या था हमारे पास 132, तो प्लस माइनस का माइनस, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, आप कहेंगे हम इसको माइनस कर लेंगे कितने में से 112.5 में से, ठीक है, माइनस कर लेंगे तो क्या निकल के आएगा 10 में 5 गया 5, यहाँ पे बच गया 1 और यहाँ पे हो गया 11, 11 में 2 गया 9 और 2 में 1 गया 1, मतलब 19.5 हमारे पास निकल कर। तो आप कहेंगे ये जो है ना एवरेज से इतना क्या है कम है, 19.5 जो है एवरेज से कम है। तो हमारा एवरेज कितना था दोस्तों, हमारा एवरेज था कितना, एक कितना हो जाएगा 19, ठीक है, और 7 1 8 मतलब 89, ये हमारा आंसर निकल के आएगा 89, यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, नहीं तो मैं इसे दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए 15 छात्रों का जो औसत दे रखा था वो 87 दे रखा था, उसके बाद 24 छात्रों का दूसरे समूह में जो है वो 74 दे रखा था। कहता था कि अन्य जो शामिल हुआ है टोटल सभी का जो औसत अंक है वो 79.5 है। तो 40 देखिए 15 पहले था 25 और आया तो कितना हो गया 40 छात्रों का कितना एवरेज हो गया 79.5। देखिए एग्जाम में ना आपको कुछ नहीं करना है, बस ये तीनों डायग्राम आपको बनाने हैं, उसके बाद देखना है कौन ज़्यादा कौन कम है, कंपेयर करना है। तो 15 वाला जो है 887 है, ये इतना, तो यहाँ पे देखें प्लस 7.5 पर कितने संख्याओं पे 15 पे हमने 15 का मल्टीपल कर दिया तो इतना निकल के आया। फिर देखेंगे इसमें जो 24 छात्रों का जो दिया था 74, ये क्या है ना ये कम है, ये प्लस वाला था तो ज़्यादा तो प्लस का सिंबल दिया,
तो यहाँ पे प्लस 112.5 आया और ये माइनस इतना आया। तो फिर हम दोनों को क्या कर लिए, प्लस माइनस माइनस ऐड कर लिए, तो यहाँ पे -1.8। तो यहाँ देखें एवरेज से जो है ना इतना कम है, एवरेज से क्या है इतना कम है। तो 25वां छात्र जो होगा ना ये इसका ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे प्लस करना होगा आपको, ठीक है। वृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है। सबसे पहले हम एक शंकु को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक शंकु बन गया और इसमें से मुझे क्या दे रखा है, आयतन यानी वॉल्यूम दे रखा है 1232 सेंटीमीटर में क्यूब। उसके बाद इसकी ऊंचाई जो दे रखी है वो मुझे 24 दे रखी है। इसकी जो ऊंचाई दे रखी है 24 दे रखी है, ये रही ना 24 दे रखी है। उसके बाद क्या दे रखा है, इसकी ऊंचाई 24। उसके बाद ये पूछ रखा है इसका वक्रपीठ क्षेत्रफल क्या होता है। शंकु का वक्रपीठ क्षेत्रफल पाई आर में एल होता है, पाई आर में एल होता है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या याद कर लेंगे, मुझे रेडियस भी चाहिए क्योंकि आर तो हमारे पास है नहीं। उसके बाद एल भी चाहिए, ये भी नहीं है हमारे पास। तो शंकु का आयतन से हम लोग निकाल लेते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होती है वॉल्यूम। 1232 दे रखा है, तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर तो नहीं है हमारे पास। और हाइट कितनी दे रखा है, 24 है क्या, 24 और यहाँ से 1232। अब ये देखिए 5 बार में जाएगा, फिर 6 बार में जाएगा, यानी 56 बार में ये चला जाएगा। फिर देखिए ये 4 बार में, 6 चौका 24 और ये 14 से कैंसिल। तो यहाँ से आर स्क्वायर क्या निकल के आएगा, ये 3 और 7 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीपल में, तो 14 गुने 7 या 21 और 6 इधर मल्टीपल में था इधर जाके डिवाइड में। तो देखिए 2 तिया 6, तो 7 तिया 21 और 2 सती 14। तो यहाँ से आर का वैल्यू क्या निकल के आया, 7। जब ये 7 निकल के आया हमारे पास दोस्तों, तो यहाँ से क्या देखिए आपको दिख रहा है ना ये 7। जब ये 7 निकल के आया तो यहाँ पर ये 90 डिग्री बनाता है। तो आप कहेंगे पाइथागोरस से मुझे एल मालूम हो जाएगा, यानी 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। अगर किसी को ट्रिपलेट मालूम है कि एक ट्रिपलेट होता है 24, 7 और 25 का, 24, 7, 25 का। हमने एक ट्रिपलेट वाली वीडियो भी बना रखी है, उसकी भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देंगे, आप उसे जाके देख लें और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, एग्जाम के अंदर आपको बहुत इजी होगा। तो यहाँ से जो एल का देखिए 24 है, 7 है, तो यहाँ से एल का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 25। तो हमारे पास एल का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 25। अब हम पुट कर देंगे किसके अंदर, वक्रपीठ क्षेत्रफल के अंदर। तो पाई आर एल, पाई का मान 22/7 और आर का मान 7 और एल का मान 25। तो आप यहाँ से कहेंगे 7 में 7 कैंसिल, 7 में 7 कैंसिल। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूनी 25, 50 यानी 550 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा वक्रपीठ क्षेत्रफल आंसर। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी निश्चित राशि पर 20% प्रतिवर्ष की ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है, 250 रुपये है। समान दर पर, रेट समान है और समान टाइम है, समान अवधि के लिए समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी, लेके चलना होगा दोस्तों। SI और CI में एक चीज़ कॉमन होता है, वो कॉमन क्या होता है दोस्तों, एक चीज़ कॉमन। तो आप कहेंगे कि दोनों का जो 1 साल का जो है ना ब्याज वो सेम चलता है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना 2 वर्षों में ब्याज कितना मिल रहा है, 250 रुपये। तो 1 वर्ष में कितना मिलता होगा दोस्तों, 125 रुपया। तो 125 रुपये जो है वो भी 1 साल का SI का बराबर होगा और CI का भी बराबर होगा। तो यहाँ से पूछ क्या रखा है कि CI तो मुझे चाहिए ही, 2 वर्ष का है, तो टाइम भी 2 वर्ष का है। तो 1 वर्ष में CI में 25 मिलता है, फिर अगले में आके भी उसको क्या 125 मिलता होगा। तो आप कहेंगे हाँ, फिर क्या मिलता होगा, प्लस का इसका भी तो ब्याज मिलता होगा कितना। तो आप कहेंगे रेट हमारे पास कितना है, 20%। 20% का वैल्यू 1/5, तो 1/5 देंगे तो आप कहेंगे 25। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट साल का, सेकेंड साल का, तो आप कहेंगे टोटल जो CI निकल के आएगा ये हो गया हमारे पास 250 प्लस 25, तो 275 रुपये। बहुत इजी है दोस्तों, 275 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बोर्ड मास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोर्ड मास की है। इसे हम
नोट याद करने के लिए। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप उसे कॉपी पे नोट मत किया करें, ये आप तुरंत सॉल्व करें। सबसे पहले बोर्ड मास में क्या रूल है, कल भी हमने बताया था बोर्ड मास का। बोर्ड मास पहले ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीपल एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो इन सारे चीज़ों को एक एक करके चलना है। इसमें ब्रैकेट है क्या, हाँ है ना, यहाँ पे ब्रैकेट है, तो नीचे वाले चीज़ में पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद का। चलिए पहले ऊपर से सॉल्व करते आए हैं, तो ऊपर में ब्रैकेट कहीं नहीं है, का है तो गुना कर लेते हैं, 24 या 72 आप कहेंगे ठीक है। फिर प्लस में सॉरी डिवाइड है 8, तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो आप कहेंगे 9 निकल के आएगा हमारे पास 9, ठीक 9। फिर क्या है, गुने में 3 प्लस यहाँ पे देखिए डिवाइड है कितना हो जाएगा 2, फिर ये माइनस का मल्टीपल है कितना हो जाएगा 20, ठीक है। अब नीचे की ओर चलते हैं, यहाँ तो पहले तो इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ क्या निकल के आएगा 2 गुने में 5 आप कहेंगे 10, यहाँ तक का 10, यहाँ तक का 10। उसके बाद 12 से 36 में भाग देंगे कितना निकल के आएगा 3 गुने में 4, फिर डिवाइड कर देंगे, गुना से पहले डिवाइड बटे में 2 प्लस इधर कितना निकल के आया था हमारे पास 10, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 2, यहाँ से आप ऊपर गुना करने के बाद 27 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा 29 और माइनस का 20 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 9 बटे में 3 दूनी में 6 और 10 कितना हो जाएगा 16, तो आप कहेंगे 9/16 हमारा क्या आएगा दोस्तों, आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2000 रुपये की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों प्रिंसिपल दे रखा है हमारे पास, प्रिंसिपल 2000 रुपये, ठीक है। और क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, रेट दे रखा है हमें 10% और टाइम दे रखा है 30 मंथ, तो 30 मंथ टाइम है। आप कहेंगे इसे अगर हम सालाना में बदलें तो 2 साल 6 महीने, 2 साल 6 महीने क्या इनका टाइम है। और क्या पूछता है, अमाउंट पूछता है क्या होगा, मिश्र धन। तो चलिए दोस्तों इसको हम मिश्र धन निकालते हैं। देखिए 2000 रुपये 10% का रेट है, 2000 रुपये 10% का रेट है और टाइम जो है 2 साल 6 महीने है, 2 साल 6 महीने है। तो 10% 2000 का 10% कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 200 रुपये, यानी पहली साल जो ब्याज मिलेगा उसे कितना मिलेगा 200 रुपये। फिर अगले साल 1 साल में 200 रुपये मिल जाएगा, फिर अगले साल जब दूसरा साल वो एंट्री मारेगा फिर कहेगा पहले तो मुझे 200 रुपये चाहिए ही ब्याज, पहले तो मुझे 200 ब्याज चाहिए। फिर कहेगा भाई चक्रवृद्धि ब्याज है तो फिर मुझे वो पहले से पिछले साल का जो 200 रुपये है ना, 200 रुपये उसका भी तो मुझे 10% चाहिए। कहेगा कोई बात नहीं ले लो, फिर क्या हो जाएगा 20 रुपये। अब 6 महीने का 2 साल तक तो हम पहुँच गए। अब जो छठा महीना एंट्री मारेगा ना, छठा महीना में क्या हो जाएगा, उनका रेट जो 10% था ना अब वो 5% के रेट से लेगा, क्योंकि ये तो 12 महीने के लिए रेट था, तो अब कितना लेगा वो 5% लेगा। तो फिर कहेंगे आप कि 5% में इसका वैल्यू प्रिंसिपल कितने हमारे पास 2000 रुपये, तो 2000 का जो है 5% हमारे पास कितने आएगा, देखिए 10% 200 था तो 5% कितना निकल के आएगा 100 रुपये, ठीक 100 रुपये। और फिर कहेगा मुझे पिछले साल का भी तो ब्याज चाहिए भाई, तो 200 और 200 400, फिर कहेंगे पहले हम 400 का ले लेते हैं, तो 400 का 5% कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 20 रुपये। फिर कहेंगे 20 का 5% कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 रुपये। तो देखिए ये 2 साल का हो गया, ये 6 महीने का, टोटल निकल के आ गया हमारे पास CI। क्या दिक्कत था, 300 और 20 कितना हो गया, 20 40, 340 और 1 300 सॉरी 400 और 1 500 और 500 कितना हो गया ये 41, 541 हमारा क्या निकल के आया CI। लेकिन पूछ क्या रखा है, अमाउंट पूछ रखा है, तो कितना हो जाएगा 2000 ये था, 541 ब्याज निकला, तो आप कहेंगे 2541 रुपये इनका क्या निकल के आया ब्याज, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है दिए गए आंकड़े की माध्यिका ज्ञात करें। माध्यिका क्या निकालना है, माध्यिका का सबसे अच्छा रूल क्या है दोस्तों, सबसे पहले उसे आरोही क्रम में लेके हम चलते हैं, नहीं बढ़ते के क्रम में। तो सबसे छोटा क्या है इसमें 2, फिर हमारे पास 3 4 और 5 6 7 8 और 9, ठीक है। और माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस में 1/2, n प्लस में 1/2। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लस में 1/2, तो आप कहेंगे 4.5, यानी 4.5 चौथे स्थान पे आने वाले संख्याएं 1 2 3 4,
यहाँ से ये निकल के आया 1 2 3 4, यहाँ से ये निकल के आया। तो इन दोनों का जो बीच रहा होगा, इन दोनों का जो बीच रहा होगा 5 से 6 बढ़ गया, यानी यहाँ पे क्या रखा होगा 5.5, 5.5 यहाँ से आंसर। दूसरा तरीका क्या है, आप ये तो इन दोनों को ऐड कर ले, 5 और 6 कितना हो गया 11, बटे में 2 से भाग दे दें, बटे में 2 से भाग दे दें, तो आप कहेंगे फिर वही वाला बात 5.5। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर हमारे पास एक बोर्ड मास की क्वेश्चन आ गए दोस्तों। बोर्ड मास की क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट ऊपर में है नहीं, तो ब्रैकेट नहीं है तो अब क्या ऑफ, तो पहले ऑफ को सॉल्व कर लेते हैं। ऑफ देखिए क्या है, 3 एकम 3, 3 नम 27, 9, 2 एकम 2, 2 8 16, 9/8। यहाँ तक मुझे करने के बाद फिर मुझे का मल्टीपल कर आता है, तो मल्टीपल भी साथ ही कर लेते हैं। 3 एकम 3, 3 तिया 9। डायरेक्ट देखिए दोस्तों, इसके साथ और इसके साथ नहीं कटा सकते थे, ठीक है। तो 3 तिया 9, 3, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ से मुझे क्या निकल गया 3/2, ठीक है। अब नीचे की ओर चलते हैं, 1/2। अब यहाँ से पहले ऊपर वाला चीज़ कर ही लेते हैं हम, ठीक। 3/4। अब ये देखिए डिवाइड में है, मल्टीपल में बदलने के लिए संख्याएं पलट जाएगी। 32 ऊपर 9 नीचे, प्लस का ये कितना निकल गया मुझे 3/2 बटे में, ये बटे का सिंबल है। फिर क्या दे रखा है, ये हिल जा रही है दोस्तों कॉपी बार बार, ठीक। उसके बाद अच्छा पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 दूनी में 6, 8 में 2 गया, 8 में 6 गया, कितना बच के आएगा 2, 2/3। तो आप कहेंगे 1/2 गुना 2/3, ये ब्रैकेट से निकल के आया। डिवाइडेड 4/9 प्लस का, तो इन दोनों को क्या कर लेंगे एलसीएम लेंगे 6, नहीं तो एक तरीका है 6 एकम 6, 3 एकम 3, 6 3 9 बटे 6 तिया 18। तो आप कहेंगे यहाँ से 1/2 ही लिख लेंगे। क्या करते हैं इस तरह से कि 6 एकम 6, 3 एकम 3, 6 3 9, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 तिया 18। चलिए हम इसको अब सॉल्व कर लेते हैं आगे नेक्स्ट की ओर, ठीक है। देखिए 4 एकम 4, 4 8 32, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो यहाँ से क्या निकल के आया 8/3 प्लस में 3/2 बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, ठीक। अभी हम गुना नहीं कर सकते, पहले डिवाइड का चीज़ करेंगे। 2/3 और गुना 9/4 प्लस 1/2। अब एक साथ हम कर सकते हैं, यहाँ से 2 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। अब हमारे पास क्या निकल के आया, इन दोनों को देखिए क्या कर लेंगे, 8 दूनी का 16, 3 तिया का 9। तो आप कहेंगे 16 और 9 25, 3 दूनी 6, ठीक। बटे में क्या, अब चलना है इधर नीचे, यहाँ पे क्या निकल के आया 3/4 और 1/2, यही है ना। तो आप कहेंगे 3 दूनी 6 और 4 एकम 4, तो आप कहेंगे 10/8, 10/8, ठीक है। अब ये 4 पार्ट में हो गया, इसको 2 पार्ट में कैसे बदलते हैं, 25/6 तो हमारे पास रहेगा ही, 25/6 तो रहेगा, ये 8 ऊपर चले जाएंगे दोस्तों और 10 नीचे चले आएंगे। तो आप यहाँ से कहेंगे 3 दूनी 6 होता है और 4 दूनी 8। फिर देखिए 5 25 और 2 पंचा 10, 2 से ये 2 बार में ख़त्म। तो आप कहेंगे पूरे काट पीट के जो हमारा आंसर निकल के आएगा, आप कहेंगे 10/3, 10/3 हमारा आंसर निकल के आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, आप उसे ध्यान से देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी किसी स्थिर खंबे को पार करने में 1 मिनट का समय लेती है, 1 मिनट का समय लेती है। किसी पुल जिसकी लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई से 2 गुनी है, तो पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लेगा। तो आप कहेंगे जो टाइम होता है ना दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, ठीक है। तो आप कहेंगे डिस्टेंस पहले क्या लेंगे, डिस्टेंस क्या लेंगे, तो आप कहेंगे देखिए डिस्टेंस जो दे रखा है ना, कहता है किसी पुल जो है जिसकी लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई से दुगनी है, रेलगाड़ी की लंबाई से दुगनी है। देखिए दोस्तों, एक तो रेलगाड़ी खुद पार हो रहा है, प्लस में पुल को ले दे के पार कर रहा है। जब पुल को पार कर रहा है, रेलगाड़ी को भी पार, रेलगाड़ी उसके साथ जा रही है, तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रही है ना। तो आप कहेंगे देखिए रेलगाड़ी को अगर हम x मान लें और कहता है पुल की लंबाई जो है दुगनी है, तो ये 2x, ठीक है, दूरी जुड़ जाएगी। उसके बाद चाल,
चाल को। चाल कैसे मुझे मालूम करना पड़ेगा, तो कहता है किसी रेलगाड़ी स्थिर खंबे को पार करने में 1 मिनट का समय लेती है। तो खंबे जो है ना, आप जब किसी खंबे या फिर नेग्लिजिबल चीज़ को जब कोई भी रेलगाड़ी पार करती है ना, वो अपने आप के समय को पार करती है, अपने आप के समय को पार करती है। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम चाल मालूम कर लेते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। रेलगाड़ी की चाल को मान लिया है हमने x, ठीक है, और समय जो है वो 1 मिनट ले रहा है उसको खंबे को पार करने में। तो 1 मिनट का जो होता है ना समय, यानी आप कहेंगे 60 सेकंड, 60 सेकंड। तो यही निकल के आया उसका क्या, उसका चाल। चाल निकल के आया x बटे में 60, यही है ना दोस्तों, x बटे में 60। हमने x को डिस्टेंस मान लिया और 60 मिनट में, सॉरी 1 मिनट में यानी 60 सेकंड में। तो अब यहाँ से x बटे में क्या निकल के आएगा, 60। तो आप कहेंगे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x बटे में x, मल्टीपल में ऊपर चला जाएगा 60। यहाँ से कट फिट के क्या निकल के आएगा, 180, जो हमारा आंसर होगा। यही पूछा है ना टाइम उसको पार करने में, 180। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा टाइम किस में आएगा, सेकंड में आएगा दोस्तों। नेक्स्ट, एक वस्तु को 10% और 20% की 2 क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है। यदि विक्रय मूल्य 1080 रुपये है तो अंकित मूल्य कितना होगा। ये देखिए, ये तो इसको आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 2 तरीका से क्या, जैसे पहले एसपी दे रखा है ना हमारे पास 1080, ये क्या किया है ना, इस पे जब भी बेचा है तो 2 घटना घटा के बेचा है। इसने कर दिया क्या, पहले 10% का छूट दिया, फिर 20% का छूट दिया। आप कहेंगे 10% का मतलब तो 1/10 होता है। 10% का मतलब 1/10 होता है, मतलब 10 की वस्तु 9 में बेचा है। तो आप कहेंगे हाँ, तो 9/10। फिर 20% का छूट यानी 1/5, 1/5, 1/5 यानी 4/5, यानी 5 की वस्तु 4 में बेचा है। तो आप कहेंगे इसे हम क्या कर लेंगे, सॉल्व। छूट देने के बाद इतना, अच्छा अंकित मूल्य कितना है, तो इनको जो है ना इनवर्स में करना था गुना, इनको जो है इनवर्स में गुना करना था, तब जाके यहाँ से मुझे क्या निकल के आता, MP निकल के आता। अच्छा, एक तरीका तो ये है। दूसरी तरीका क्या है, देखिए क्या है कि 10 की वस्तु को 9 पे बेच रहा है और 5 की वस्तु पे 4 पे बेच रहा है। आप कहेंगे 10 × 5 = 50 की वस्तु था और 9 × 4 = 36 में बेच रखा था। आपने कहेगा ये MP का रेशियो है और ये SP का रेशियो है, यानी 36 का जो वैल्यू दे रखा था ना वो 1080 दे रखा था। आप कहेंगे इनका तो ये 3 गुना है, यानी इसका कितना है, 30। तो आप कहेंगे मुझे MP पूछ रखा है, तो यहाँ MP क्या रेशियो है, 50 का। 50 का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 1500 रुपये। 50 का वैल्यू 1500 रुपये, यही आपका आंसर होगा। इसमें आप इन्वर्स गुना कर देते तो आ जाता, क्योंकि इसने पूछ क्या रखा था, MP। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, आप उसे ध्यान से देखें। ABC किसी कार्य को अकेले 12, 24, 36 दिनों में पूरा कर सकते हुए मिलकर उसी कार्य को पूरा करने पर 38-50 रुपये प्राप्त करते हैं 20-80 के हिस्सों की राशियाँ। क्या दिक्कत है, देखिए A जो है 12 दिन में, B 24 और क्या है C 36। देखिए इन सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा, 72। आप कहेंगे ये टोटल वर्क निकलता है। एलसीएम निकालने का एक तरीका एक भी और, बड़ी संख्या को आप गुना करते चलें। जैसे 36 था, 12 से तो कट जाता लेकिन 24 से कटता नहीं, तो 36 के अगले वाले पार्ट से गुना कर देंगे। 36 दूनी 72, 72 देखिए सभी से कट जा रहा है। तो देखिए 72 काम है और ये जो है कि 12 दिन में उसे समाप्त कर दे रहा है। तो एक दिन में कितना करता होगा, तो आप कहेंगे बर्छक 72, यानी एक दिन में 6 करता होगा। फिर क्या कहेंगे आप कि 24 तिया 72, यानी B एक दिन में 3 करता होगा। फिर कहेंगे 36 दूनी 72 और C एक दिन में 2 करता होगा। इन सभी चीज़ों को करने पर उसको जो है कि मिलकर उसी कार्य को पूरा करने में 38-50 रुपये क्या होता है, उसको प्राप्त होता है। तो देखिए एक दिनों में उसे कितना होता है काम, तो 6 3 9 2 11, 6 3 9 2 कितना होता है, 11। तो 11 का जो वैल्यू दे रखा था ना 38 और 50, क्योंकि एक दिन का तो पहले एक दिन का ही मजदूरी हम निकाल लेते हैं ना। 38-50 है भैया, 38-50। पूछता क्या है, B तथा C के हिस्से की राशियों में कितना का अंतर है। B और C में कितना का अंतर है, तो आप कहेंगे 1 का अंतर है। तो हम 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल लें। आप कहेंगे पहले हम काटपीट तो कर लें। 11 तिया 33, हमारे पास 5 बचा, 11 5 55, यानी 350 रुपये। बस यही हमारा डिफरेंस है और यही आंसर है P और C का। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस क्वेश्चन को आसान से समझे होंगे।
ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप उसे ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, किसी वस्तु को 22.5% के लाभ पर बेचा गया, लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात है। क्या बात है दोस्तों, कितनी अच्छी क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या कह रखा है, 22.5% के लाभ पर बेचा गया, यानी 100 का वस्तु था, यानी क्या पे ये CP रहा हमारे पास, CP रहा, और SP जो है वो 22.5% के लाभ पर। आप कहेंगे 100 तो था, इस 22.5 का मतलब कितना हो गया, 122, 22.5 मतलब इतना का लाभ लिया उसने, 100 22.5, दशमलव तो देना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ से दशमलव उठाएंगे तो बटे में 0 आएगा, तो हम रेशियो में क्या करते हैं, इस 0 को इधर डाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मुझे काटपीट करना है, तो देखिए ये 40 से चला जाएगा, ये 40 से जाएगा, यानी 25 बार में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह इसमें भी 25 का मल्टीप्लाई करें तो 25 चौका 100, यानी 49 में ये चला जाएगा, तो 40:49 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। माता तथा पिता की औसत 28 वर्ष है। माता तथा पिता, माता और पिता यानी कि मदर और फादर, जो एवरेज है ना वो कितना है, 28 ईयर्स है। ठीक है, 28 ईयर्स है। उसके बाद माता पिता तथा उनके बच्चों की जो औसत है ना वो 20 वर्ष है। अब इसमें 3 है, माँ, फादर और सन, ये है 20। ये कितना दे रखा है, 20। कहता बच्चे का हो, यहाँ पे देखिए संख्या 2 है, तो टोटल जो है इसमें कितना हो जाएगा, 28 दूनी 56, आप कहेंगे 56 वर्ष। यहाँ पे 3 है, तो ये पे कितना हो जाएगा टोटल, तो आप कहेंगे 60। देखिए माता पिता का 56 है उम्र जोड़ने के बाद, और तीनों का 60, तो बच्चे कितना होगा, 4 साल। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 3:4 है। ए और बी की मासिक आय, मंथली जो आय है ना वो ए और बी, यहाँ से क्या दिया रखा है, इनकम, आय से इनको डिनोट करते हैं। 3:4 दे रखा है, 3:4 दे रखा है इनकम। और कहता है उनके व्यय यानी एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है, 2:3, 2:3। और प्रत्येक जो है ना 4-4 हज़ार रुपये महीने में बचाता है। ये तो रेशियो ही महीने में है, तो सेविंग कितना करता है, रेशियो में बोले तो 4-4, क्योंकि दोनों 4-4 हज़ार बचाता है। ठीक है, और हमने एक क्लास लिया है दोस्तों CPM, आप जाएं हमारे चैनल पर, वहाँ पे लिखा होगा क्या है CPM, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, उसी के जरिए ये बनता है। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट कैसे, आज हम एक बार फिर से बता देते हैं। 3 का मल्टीप्लाई 3 से, तो आप कहेंगे 9, 2 का मल्टीप्लाई 8 से, आप 4 से, तो कितना हो जाएगा 8। फिर नीचे चलिए आइए, 2 का मल्टीप्लाई 4 से, तो आप कहेंगे 8, 3 के मल्टीप्लाई 4 से, तो आप कहेंगे 12। ठीक है, यहाँ से 9 निकल का आया, 8 निकल का आया, 12 निकल का आया, 8 निकल का आया, और ये 4-4 हज़ार था, मैंने रेशियो में कर दिया तो 4:4 का हो गया। ठीक है, आप उसे 1:1 में भी कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितने का आया, 1 का, इन दोनों में डिफरेंस कितने का आया, 4 का। तो आप कहेंगे 1 यूनिट का वैल्यू ना 4 है, 1 यूनिट का वैल्यू ना 4 है। उसके बाद पूछता क्या है, कहता है तो बी की आय ज्ञात करें, तो आय यही है ना, बी का है 4, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 16। और ये जो है ना 4-4 हज़ार में था, तो यहाँ पे ना 1000 डालना पड़ जाएगा आपको, 16,000 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग उसे ध्यान से पढ़े, उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे आसान से समझ पा रहे होंगे। ठीक, 40 लीटर खाद्य तेल में 10% मिलावट है। 40 लीटर खाद्य तेल में 10% मिलावट है। इस 40 लीटर में कितना खाद्य तेल मिलाना जरूरी है जिससे कि अशुद्धता घटकर जो है 5% हो जाए, मतलब मिलावट जो है ना वो 5% हो जाए। ठीक है, एक तो 40 लीटर का पहले हम 23 लीटर है, आप कहेंगे मिलावट अगर हम निकालें तो ये कितना है, 10% है। 40 का 10% में 10% ही मिलावट है ना। उसके बाद क्या करता है, उसमें हम कितना ऐड करें, हम कहेंगे अगर हम x ऐड कर दें, ठीक है, x ऐड कर दें, तब कहता है बचना जो चाहिए ना मिलावट, ये मिलावट की संख्या बराबर हम मिलावट की संख्या कर रहे हैं, तो बचना जो चाहिए ना वो 5%। यहाँ से देखिए यही तो हम मिला रहे हैं, अशुद्धता, तो यहाँ से अगर आपको निकालेंगे तो x का वैल्यू ही 40 निकल के आएगा। ठीक है, 40 का 10% 4, और इधर से 5% खत्म हो जाएगा, गुना करेंगे 40 पंचे 200, 40 निकल के आंसर आएगा। तो 40 लीटर जो है खाद्य तेल में 40 मिलाना क्या है उसको जरूरी है, समझे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर
चलते हैं। एक वस्तु को जो है 180 रुपये में बेचा गया SP, और दूसरे वस्तु को जो है वस्तु 2 को नाम है ये, पहली वस्तु को 180 में बेचा गया और दूसरी वस्तु को 240 रुपये में बेचा गया। दूसरी वस्तु को हुआ क्या, उसके साथ वस्तु 1 पर पहली पर जो है ना उसे 20% का लाभ प्राप्त हुआ, 20% का लाभ प्राप्त हुआ। इस पे 20% का लाभ प्राप्त हुआ है। 20% का वैल्यू होता है दोस्तों 1/5। 1/5 कहने का क्या मतलब है, 5 की वस्तु को 6 पे उसने बेचा है, तो 6 हमारा पे यहाँ पे SP आता है और 5 हमारा CP आता है। आप कहेंगे 6 यूनिट का वैल्यू 180 है तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 यूनिट का वैल्यू 80 तो 180 तो 1 यूनिट का वैल्यू 30, तो 5 यूनिट का वैल्यू जो 5 हमारा क्या है CP है वो कितना निकल के आएगा, तब आप कहेंगे 150 रुपये। उसी तरह दूसरे वस्तु पर 20% की उसे हानि हुई है। 20% का वैल्यू ना 1/5 होता है, तो आप कहेंगे इस बार ना 5 का वस्तु उसने 4 में बेचा, तो 4 यूनिट का वैल्यू 240, तो आप कहेंगे 1 यूनिट का वैल्यू 60, तो 5 का यूनिट यानी इसमें भी फिर वही 5 वाला CP, इसका कितना निकल के आएगा, तो आप कहेंगे 300। अब ये पूछ क्या रखा है ना, दोनों का CP क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 450, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A B से 20% अधिक है, B C से 25% अधिक है, C A से कितने % कम है। देखिए सबसे हम लास्ट पे लेके चलेंगे, जिससे पहले रेशियो में अगर हम इसको लिखें A B C, A जो है B से 20% अधिक है और B जो है वो C से 25% अधिक है, तो क्यों ना हम C को ही 100 मान लें, और ये 25% अधिक है तो 125। अब ये क्या है, A जो है अब 20% अधिक है, तो आप कहेंगे 20% का मतलब होता है 1/5, और जब अधिक है 5 से 1 अधिक है यानी 6/5, तो आप कहेंगे 25 न 25, 25 छक 150, मतलब ये 150 है। 150, 125 और 100। अब क्या पूछता है, C जो है A से कितने % कम है, ये C जो है A से कितना कम है, आप कहेंगे 50, और प्रतिशत बदलने के लिए 100 का करेंगे तो बटे में 100 कट ही जाएगा, 50% ही क्या इसका आंसर। C A से कितने प्रतिशत, अच्छा सॉरी, इसमें क्या था ना, C के तुलना नहीं करना था, कहता था C जो है A से कितना कम है, 50 तो कम है, A से कम है ना, तो बटे में 150 करना पड़ जाएगा और मल्टीपल में 100, 50 या 100 यानी 100/3, तो आप इसका अगर काटें तो 33.33, जो ऑप्शन A आपका सही होगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु की कीमत 10,000 रुपये थी, इसे 3 क्रमिक छूटों के बाद 7,866 रुपये में किसी खुदरा विक्रेता को बेच दिया गया, जिसमें कि पहली और दूसरी छूट ये है, तो तीसरी छूट प्राप्त करना है। कुछ नहीं है इन सारे क्वेश्चन में दोस्तों, आप इसे सही से देखें तो, अगर ध्यान से पढ़ें तो इन सारे क्वेश्चन को आप इजीली तरीक़ा से बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ना MP दे रखा है कितना, 10,000 रुपये, 10,000 है ना, 10,000 रुपये, और इसने 3 क्रमिक छूट दिया है। 3 क्रमिक छूट के बाद उसको जो है ना 7,866 रुपये में बेचा, जिसमें कि 2 छूट दिया है और तीसरा निकालना है। तो पहले 2 छूट तक तो हम पहुंच जाएं भाई, बेचा कितने में है, तो देखिए 10% छूट दिया यानी 1/10 यानी 9/10 में बेचा है उसको, पहली बात। दूसरी बात, उसके बाद 8% की छूट दिया, तो 8% का अगर भिन्न में निकालें, 8% का अगर भिन्न में निकालें, 2 चौका 8, 25 चौका 100, तो आप कहेंगे 23/25, 23/25। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 1 0 खत्म, 25 से कम 25 और 25 चौका में 100, 25 चौका में 100। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 360 मल्टीप्लाई 23। ठीक है, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना जाएगा, गुना कर ही लेते हैं, 23 गुना 36, तो 6 तिया 18, 6 तिया 18, 3 तिया 9 1 10 और 36 गुना में 72, 8 2 8, 828 पे 1 0 यानी 8,280 रुपये। 2 छूट आने के बाद इतना में उसका पहुंचा, लेकिन उसको बेचा कितना में दोस्तों, तो आप कहेंगे उसका जो SP दे रखा है ना वो 7,000 कितना दे रखा है, SP जो दे रखा है 7,866 रुपये, 7,866 रुपये। तो आप कहेंगे तो ये भी तो छूट मिला, ये दूसरा छूट तक पहुंचा और तीसरा में बेचा, तो कितने में कम में बेचा, तो आप कहेंगे पहले माइनस कर लेते हैं, तो 10 में 6 गया 4, फिर यहाँ बचा 7 में 6 गया 1, और यहाँ पे 12 में 8 गया 4, तो 414 का रुपए में छूट मिला है। और किसके बटे में,
आप कहेंगे 8280, और परसेंटेज में बदलने के लिए आप कहेंगे 100 का मल्टीपल हम कर देंगे। अगर यहाँ से इसको काट पीट करें तो देखिए ये आता है 20, यानी 2, 20 पंचे में 100, तो आप कहेंगे ये 5% का छूट है, जो हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 4 संख्याओं का औसत 9 है, यदि एक और संख्या 14 को भी शामिल किया जाए तो नया औसत क्या है? क्या है, बहुत ईजी है। देखिए 4 संख्याओं का एवरेज क्या है? 9। एक और संख्या तो क्या हो जाएगा? 5। एक और संख्या आ गया तो 5। एक और संख्या 14 को भी शामिल कर दिया जाए तो नया क्या हो जाएगा? तो देखिए 4 संख्याओं का औसत 9 है, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा? टोटल नंबर का सम, यानी सम अगर बात करें तो हम, तो 9 चौका 36, और 14 को भी इसने शामिल कर दिया, तो आप कहेंगे 36 और 40 10 50 हो गया। अब क्या पूछता है? तो नया एवरेज क्या होगा? तो 4 था 1 और 1 कितना हो गया? ये 5, तो 5 का एवरेज कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 10। समझ पाए होंगे दोस्तों कि 4 संख्याओं का औसत 9 था, टोटल सम कितना होता? 36, 14 को भी इसने शामिल कर लिया संख्या में, तो टोटल सम कितना हो गया? 50। अब एवरेज पूछता था, 4 संख्या पहले था, एक और आया 5, तो 5 का 50 में एवरेज निकालना था, तो 10। ठीक है, एक क्वेश्चन और रह गया दोस्तों, उसे हम अब कर ही लेते हैं। इन क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, MTS ने पूछ रखी है। हो सकता है इसे ग्रुप डी या फिर NTPC के अंदर डाल दे। ठीक है, मैं बार बार कहूँगा दोस्तों कि जिसने भी अभी NTPC CBT 1 वाला क्वेश्चन को रिवाइज नहीं किया है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएँ, वहाँ से PDF को डाउनलोड करें, उसके बाद वो सारे चीज़ को रिवाइज कर लें। इससे बेनिफिट होने वाला NTPC CBT 2 के अंदर मिलेगा, ग्रुप डी के अंदर मिलेगा, और आने वाले MTS के अंदर। ठीक है, एक समान चौड़ाई वाले किसी रिबन जिसकी लंबाई L है, कोई रिबन, ठीक है, उसकी लंबाई L है, को एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ यानी कर्व्ड सरफेस पूर्ण रूप से कवर करने के लिए लपेटा जाता है। ठीक है, एक कोई रिबन है तो और एक लंबवृत्तीय बेलन है, जैसे ये बेलन है, इसको पूरी मतलब कर्व यानी कि ये सरफेस वाला ये वाला एरिया, इसको जो है कि कवर अप करने के लिए लपेटा जाता है। समझे? पूर्ण रूप से लपेटा जाता है। यदि बेलन के आधार की परिधि C है, ये जो है ना बेलन के आधार, यानी आप कहेंगे बेलन का आधार तो वृत्त है, वृत्त के आधार की परिधि जो है ये C है, मतलब 2πr, मतलब इसको C से सूचित किया है। ठीक है, और लंबाई को L से सूचित किया है। ठीक, पहली बात तो बेलन को निम्न में से कितनी बार लपेटा जाएगा? ठीक है, क्या दे रखा है? दिया क्या रखा है? आधार की परिधि C है, तो बेलन यानी सिलेंडर पर रिबन को कितनी बार हम लपेटना चाहेंगे, मतलब कि संख्या पूछ रहा है। ठीक है, हम लपेटने की संख्या पूछ रहे हैं कि कितनी बार हम उसे लपेट सकते हैं। तो देखिए, अगर हम रिबन को बार बार घुमाएंगे तो वही पूछ रहा है कि कितनी बार उसे हम लपेट सकते हैं। तो आप इसे लिख सकते हैं लपेटने की संख्या। अच्छा, आप उसको लपेटेंगे क्या? तो रिबन की पहले तो लंबाई होनी चाहिए, लपेटने की संख्या, रिबन की लंबाई बटे में बेलन के आधार की परिधि, वो तो दे ही रखा है, आधार की परिधि। आप कहेंगे लपेटने का L और परिधि कितना? C, यही हमारा L/C आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इन सारे क्वेश्चन को आसानी से समझ पाए होंगे। ठीक है, और आज बारिश हो रही है, थोड़ी आवाज़ साउंड भी जाती होगी, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, और अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट भी ज़रूर करके बताएं कि कहाँ गलतियाँ हैं। ठीक है, उसे हम अगली बार से सुधार करेंगे। और धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।